हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है और आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो कि यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप तो जानते ही होंगे कि पिछले 5-6 महीने से कोविड-19 ने काफ़ी हद तक सारा जो सिस्टम था, हमारा जो सारी व्यवस्था थी, वो सबको तहस नहस कर दिया है, सबको ख़राब कर दिया है। कोविड-19 ने ना केवल लोगों को, इंडस्ट्री को और यहाँ तक कि सरकार को भी काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित किया है। अधिकतर लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन कम होता जा रहा है। तो बहुत बुरी तरीके से सरकार को, लोगों को, सबको प्रभावित किया है इस कोविड-19 ने। और जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इसने प्रभावित किया है वो है हमारे बच्चे, यानी हम लोग स्टूडेंट्स। हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, तहस नहस हो गई है। स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, खुल नहीं रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, ई एजुकेशन। सरकार ये जो स्थिति है इससे निपटने के लिए ई एजुकेशन के सेक्टर में, ई एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रही है ताकि इस सिचुएशन से निपटा जा सके, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब होते नज़र भी आ रहा है। काफ़ी उसमें और काम करने की आवश्यकता है। तो आज का टॉपिक मैं इसी से रिलेटेड लेके आ रहा हूँ, जो कि यूपीएससी मेंस के पर्पस से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को और शार्प करते चलिए। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल आईएएस यात्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस आगे भी आती रहें, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये कुछ नहीं है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लागू किए गए जो लॉकडाउन जो लागू किया गया था, उसके कारण स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। और आजकल भी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में ही मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और हमारे देश में मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 62,000, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, तो 62,000 एक दिन में मामले आ रहे हैं और स्थिति काफ़ी बुरी होती जा रही है, जो कि शायद सरकार के हाथों से, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए कि निकल चुकी है, लेकिन स्थिति काफ़ी बुरी होती जा रही है। तो इसके कारण जो लॉकडाउन लागू किया गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में ई शिक्षा उभर के सामने आई है। ऐसा नहीं है कि ई शिक्षा पहले नहीं थी, पहले भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे बच्चे, वो यूट्यूब से और अन्य माध्यमों से ई शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे, लेकिन वो कंपलसरी नहीं थी। अब तो मतलब कि हर चीज़ कॉन्टैक्ट लेस होती जा रही है। तो कॉन्टैक्ट लेस जो चीज़ें हैं, जैसे हम खरीदारी भी मार्केट में जाके कॉन्टैक्ट लेस तरीके से करना चाहते हैं ताकि नोट का भी लेन देन ना करना पड़े, तो स्कूलों में, कॉलेजों में जो बच्चे इतने ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, तो उसको कैसे इजाज़त दी जा सकती है, बच्चों की जान से कैसे खेला जा सकता है। तो उसका एक विकल्प निकल के सामने आया है, ई शिक्षा, ई एजुकेशन। तो ई शिक्षा से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले तो ये है, तो ई शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। जैसे आप अपने कंप्यूटर हो, किसी के पास अपना लैपटॉप हो, मोबाइल हो, उसमें इंटरनेट का कनेक्शन हो, ठीक है, एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए, तो उसके माध्यम से ई शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। साथ में डिसिप्लिन भी चाहिए बच्चों में, क्योंकि ई शिक्षा
में डिसिप्लिन ना हो तो मतलब कि आप समझिए वो बेमाने हैं। ई शिक्षा डिसिप्लिन जो रखते हैं बच्चे अपने अंदर उनके लिए ठीक है। अभिभावकों को ध्यान देना होगा छोटे बच्चों के केसेस में। और बड़े बच्चे तो जिनको अच्छे नंबर लाने हैं, जो पास होना है, जिनको और आगे बढ़ना है, वो तो अपना डिसिप्लिन खुद बना लेंगे। लेकिन छोटे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, उनमें इस प्रकार का डिसिप्लिन होता नहीं है, तो उसको डिसिप्लिन को लाना पड़ेगा उनमें और उन पर ध्यान देना पड़ेगा। खासतौर पे अभिभावकों को टीचर की भूमिका निभानी पड़ेगी। तो ई शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग है, मोबाइल आधारित लर्निंग है। तो वेब आधारित लर्निंग जैसा मैंने आपको बताया, कंप्यूटर लैपटॉप द्वारा जो शिक्षा ली जाती है वो वेब आधारित लर्निंग है। मोबाइल आधारित लर्निंग वो है जिसमें मोबाइल द्वारा शिक्षा ली जाती है, मोबाइल का यूज़ करके आप शिक्षा लेते हैं। या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम में जैसे कि शिक्षक आपके सामने नहीं है, वो आपके मोबाइल पे लैपटॉप पे उपलब्ध है और आपकी क्लासेस ले रहा है, आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं। तो आज से जब कई वर्ष पहले ई शिक्षा की अवधारणा आई थी तो दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कैसे सहज हो सकती है, आज भी उतनी सहज नहीं है दुनिया इसके प्रति। तो क्योंकि सभी के पास देश में लैपटॉप, इंटरनेट और अन्य चीज़ों की सुविधाएं नहीं है। हालांकि ई शिक्षा में केवल लैपटॉप इंटरनेट के थ्रू ही शिक्षा नहीं दी जाती है। आपने सुना होगा सरकार ने कई टीवी चैनल्स भी लाए हैं जो कि ऑन एयर शिक्षा देते हैं सैटेलाइट के थ्रू, तो उसके द्वारा भी शिक्षा दी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंटरनेट और लैपटॉप के थ्रू ही शिक्षा दी जा रही है। जैसे पहले ज्ञान दर्शन के चैनल आते थे तो वो किसी सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं थे, वो ज्ञान दर्शन के चैनल कुछ नॉलेज बेस्ड चैनल थे, उनके थ्रू शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन अब क्लास के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, कोशिश की जा रही है। तो स्कूलों को भी काफ़ी अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा इस पे। इसमें स्कूल, टीचर, बच्चे, अभिभावक, इन सब का एक जो है कोऑपरेशन चाहिए, इन सब की मेहनत लगेगी। बिना किसी मतलब कि इनका अगर कोऑपरेशन नहीं होगा आपस में, सरकार का भी काफ़ी साथ चाहिए, सरकार का भी काफ़ी सपोर्ट चाहिए। क्योंकि इसके बिना ये ई शिक्षा कामयाब हो ही नहीं सकती है। और यदि हमें शिक्षा को आगे ले जाना है, चाहे वो कोविड-19 के दिनों में हो या कोविड-19 के बिना हो, तो ई शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा और सरकार, अभिभावक, टीचर, बच्चे सभी को कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो ई शिक्षा के प्रकार जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ई शिक्षा को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक सिंक्रोनस, एक एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होते हैं? तो सिंक्रोनस में इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है एक ही समय में, अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं और इस तरह से किसी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा लाइव यूट्यूब पे, यदि आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लाइव शिक्षा दी जाती है। बच्चा इंटरनेट के थ्रू अपने टीचर के कांटेक्ट में रहता है और वो उनसे संवाद करता है। हालांकि वो आमने सामने नहीं होते फिजिकली, लेकिन वो वर्चुअली आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और इंटरनेट के थ्रू बच्चा टीचर से संवाद कर सकता है, बातचीत कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। तो ये तो है लाइव जो शिक्षा ली जाती है वो। और असिंक्रोनस इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, अर्थात यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने की कोई विकल्प नहीं है। मतलब आप समझिए, सिर्फ इसमें इतना अंतर है, सिंक्रोनस व्यवस्था लाइव होती है, बच्चे और टीचर आमने सामने बात कर रहे होते हैं, और असिंक्रोनस जो व्यवस्था है वो लाइव नहीं होती। यूट्यूब में आपने देखा होगा जो अपलोडेड वीडियोस होते हैं, वो पहले से आप जो अपलोडेड वीडियोस होते हैं उनको आप क्लिक करते हैं, आप देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन आप उनसे उस समय सवाल नहीं पूछ सकते। बस यही अंतर है इनमें।
भारत में ई शिक्षा की स्थिति क्या है ये भी जान लेते हैं। ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक उपकरणों और संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिए पहचाने जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। वस्तुतः अभी भारत में ई शिक्षा अपने शैश शैशवावस्था में है, मतलब कि इतनी डेवलप नहीं हुई है ई शिक्षा भारत में। भारत में ई शिक्षा काफ़ी मतलब कि अभी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। मैंने जैसा आपको पहले बताया, टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, छात्र हैं और सरकार है, सभी का सहयोग चाहिए इसमें। इसको अगर डेवलप करना है तो इसमें सभी का सहयोग चाहिए। ये बिना सहयोग के डेवलप नहीं हो सकता है। और ये हमारे लिए नई चीज़ है, हमारे देश में लगभग एक नई चीज़ है, तो इसको डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अभी। और आप तो जानते ही हैं, भारत में प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक बच्चे के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट और यहाँ तक कि कई जगह पे टीवी की भी सुविधा नहीं है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि एक 9वीं की छात्र ने जो है, उसके घर में मोबाइल, इंटरनेट और टीवी की व्यवस्था नहीं थी और अनफॉर्चुनेटली उसने टीवी की व्यवस्था ना होने के कारण और पढ़ाई में पिछड़ने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। काफ़ी दुखद था ये समाचार हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति बाकी पूरे देश में ना उत्पन्न हो, कोई बच्चा तनाव या स्ट्रेस में ना चला जाए कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है उसके कारण। क्योंकि आपको देखना होगा, भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है, हर किसी के पास टीवी भी उपलब्ध नहीं है। अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो शायद मेरी बात पे आप हंस सकते हैं, शायद आपको मेरी बात हास्यास्पद लगे, लेकिन यदि आप गाँव में जाएं, मैं प्रत्येक गांव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप गांव में जाएं और कई ऐसे गांव हैं, आपको 50% या 60% आबादी ऐसी है जिनके पास पूरी तरह संचार व्यवस्था भी, वो लोग संचार व्यवस्था से भी नहीं जुड़े हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं है। टीवी भी शहरों में भी कई जगह टीवी नहीं है लोगों के पास। लेकिन हाँ, जो बच्चे सुन रहे होंगे शायद मेरे ऊपर हंसें भी और कमेंट भी ऐसा करें कि मैं एक हास्यास्पद स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक हास्यास्पद स्थिति नहीं है। हमें पता होना चाहिए का इस एस्पिरेंट होने के कारण कि भारत की स्थिति, असली स्थिति क्या है। हम जो शहरों में रह रहे हैं, शहरों की जो स्थिति है वही नहीं है। गांव में, आदिवासी इलाकों में कई जगह ऐसे हालात हैं जब ई शिक्षा से दूर है, बच्चों के पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है, प्रॉपर मिड डे मील की क्या स्थिति है वो भी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और सरकार हालांकि अपने स्तर पर पूरा काम कर रही है, लेकिन सरकार के पास संसाधनों की भी कमी है। गलती सरकार की भी पूरी तरह नहीं है और भ्रष्टाचार भी अपने पूरे ज़ोरों पे रहता है ऐसी स्थितियों में, जब गरीबों तक सरकार का लाभ और योजनाओं के लाभ जो पहुंचाने होते हैं ना गरीबों तक, तब भ्रष्टाचार भी अपने पूरे ज़ोरों पे रहता है। तो भ्रष्टाचार करने वाले लोग भी उसमें काफ़ी बीच में आ जाते हैं, तो पूरी योजनाओं का लाभ मिल भी नहीं पाता है। हमारे भारत में कई स्कूल तो ऐसे हैं जो टाट में चल रहे हैं, जो कि आप समझ सकते हैं, उसकी ना छत प्रॉपर है, बच्चे बिना पंखे के एक ऐसे माहौल में, एक ऐसी जगह पे पढ़ रहे हों जहाँ पे उनका पढ़ाई में मन ना लगे, गर्मी में, जहाँ पंखे नहीं, जहाँ छत नहीं, जहाँ स्कूल या तो पेड़ के नीचे चल रहा है या तो किसी तिरपाल के नीचे चल रहा है। तो ऐसे जगह ई शिक्षा की बात प्रॉपर तरीके से करना पूरे देश में ये ठीक होगा नहीं। इसके लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है और सरकार का हाथ होना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ असर की रिपोर्ट का मैं थोड़ा उल्लेख कर दूँ। अगर असर की रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी है तो उसकी वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं, और मैं उस पर असर की रिपोर्ट पे भी वीडियो बना के लाऊंगा यदि आपका कमेंट आता है, और नहीं भी आता है तो भी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो हमारी शिक्षा व्यवस्था से हमको काफ़ी हद तक वाकिफ़ कराता है।
सो फ्रेंड्स, तो भारत को काफ़ी कुछ हद तक करने की ज़रूरत है ई शिक्षा की स्थिति में, ई शिक्षा के लिए। वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 900 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब इंटरनेट के उपयोगकर्ता काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इंटरनेट के उपयोगकर्ता ग्रामीण इलाकों में बढ़ते ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि स्मार्टफोन डिसिप्लिन, स्मार्टफोन होना, इंटरनेट होना डिसिप्लिन होने की निशानी नहीं है। शिक्षा में सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। और गांव में इंटरनेट और शहरों में भी इंटरनेट और अन्य सुविधाएं बढ़ते जाना, उसका मतलब ये नहीं है कि ई एजुकेशन के लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। तो भारत में ई शिक्षा के क्षेत्र में एक विशाल बाज़ार तैयार होने की संभावनाएं हैं। तो बाज़ार तो तैयार हो रहा है, लेकिन यहाँ खुद मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शिक्षा को यदि बाज़ार बनाया जाएगा, हालांकि बिना पैसे के कोई चीज़ नहीं चलती है, ये भी एक रियलिटी है, लेकिन यदि ई शिक्षा को सभी तक पहुंचाना है तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और इसको बाज़ार ना बनाया जाए। जैसे आज की जो व्यवस्था है, शिक्षा को एक व्यापार बना दिया गया है, शिक्षा व्यापार बन गया है। हालांकि ये एक बड़ी बड़ी बातें हैं, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, कम से कम इतना रीजनल, इतना जो है तार्किक होना चाहिए कि सभी के हक और अधिकार में ये शिक्षा पहुंच जाए, सभी तक इस शिक्षा की, ई शिक्षा की पहुंच हो, इतना रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी ई शिक्षा व्यवस्था हो जाए कि सभी के पहुंच में ना आ पाए, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा चरमरा जाएगी। तो ई शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास क्या कह रहे हैं? तो ई शिक्षा बढ़ाने में सरकार के जो प्रयास हैं, उनमें पहला प्रयास है स्वयं। अब ये स्वयं क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये स्वयं जो है, इसकी फुल फॉर्म है एक एकीकृत इंटीग्रेटेड एक प्लेटफॉर्म है, मंच है, जो स्कूल 9वीं से 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब तक स्वयं पर 2769 बड़े पैमाने के ऑनलाइन कोर्सेस, बड़े पैमाने पे ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की पेशकश की गई है, जिसमें लगभग 1.02 करोड़ स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। एनसीईआरटी कक्षा 11th और 12th 9 to 12th तक के लिए 12 विषयों में स्कूल शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, जिसको हम कहते हैं मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का मॉड्यूल विकसित कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये आपको याद रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है मूक्स के विषय में। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फिल्म्स में आने वाला है। ये काफ़ी ज़्यादा संभावना है प्रीलिम्स में आने की। दूसरा है स्वयं प्रभा। यह है 24/7 आधार पर देश के सभी जगह डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले हाई डेफिनेशन शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। यह सैटेलाइट आधारित शिक्षा है। सैटेलाइट आधारित शिक्षा है ये। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, कभी इसमें आप लॉगिन करके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने भी काफ़ी यूज़ किया है इसको। भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एक एकल खिड़की खोज सुविधा है के तहत सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है। इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं।
लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर कराएं और आप इसको यूज़ करके देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल छात्रों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध है। यह सभी 22 भाषाओं में उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिए बनाया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपस्थिति के पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह भी बहुत अच्छी चीज़ है। शिक्षा के लिए निशुल्क ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ये क्या चीज़ है? यह शिक्षण संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना है। इसमें शिक्षण कार्य जैसे कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन, जागरूकता कार्यक्रम यथा कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप इत्यादि इंटर्नशिप के माध्यम से किया जाता है। इस परियोजना में लगभग 2000 कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने इस गतिविधि में भाग लिया है। वर्चुअल लैब, इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आंकड़े एकत्र करने और सवालों के उत्तर देने के लिए पूरी तरह से इंटरैक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट विकसित करना है। तो आपको ये सारे जो प्रयास हैं जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ई यंत्र, यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है। आप तो जानते हैं आने वाला समय जो है मशीन लर्निंग, ई लर्निंग और रोबोटिक्स, 3D इन सब का है। तो इसमें काफ़ी हद तक काम करने के लिए ये जो है रोबोटिक्स पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है। शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं। प्रोग्रामिंग जैसे जावा है, C++ है, HTML है और पाइथन है, ये सब लैंग्वेजेस जो हैं जो ऐप डेवलप करने के लिए कोडिंग करना, ये सब ये आने वाले समय में यही सब जो हैं ये नए तरह के व्यवसाय उभर कर सामने आएंगे और ये नई तरह की शिक्षा व्यवस्था उभर के सामने आने वाली है। ई शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? ई शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है कि छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय कहीं पर भी अपना शैक्षिक कार्य कर सकते हैं, अर्थात इस शैक्षिक व्यवस्था में समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है। ई और दूसरा, ई शिक्षा के माध्यम से छात्र वेब आधारित स्टडी मटेरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देखकर इसके जटिल पहलुओं को समझ सकते हैं। तो बार बार देखने की व्यवस्था है, चाहे जितनी बार देखिए, जितनी बार समझिए। टीचर ने तो समझाया, बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। नोट्स बना सकते हैं, जैसे आप मेरे वीडियो को भी देख के नोट्स बना सकते हैं अपने UPSC के लिए। ई शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना काफ़ी हद तक कम लागत वाली होती है, लेकिन यार इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लागत तो कम होती है लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब तो होने चाहिए ना, इंटरनेट की सुविधा भी होनी चाहिए। हाँ, हालांकि हमारे देश में इंटरनेट बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, ये आप कह सकते हैं। सस्ता ज़रूर है लेकिन यहाँ पे जॉब्स भी उतनी मतलब कि पैसे वाली नहीं होती हैं जिससे आपको इतनी अर्निंग होती हो। तो हमारे देश में जॉब्स से जितने पैसे आते हैं, जितनी अर्निंग होती है, उसके हिसाब से इंटरनेट अभी भी उतना हर किसी के पहुंच में नहीं है। ठीक है, तो हर किसी के पहुंच में इंटरनेट पहुंचना भी ज़रूरी है, हर किसी के पहुंच में होना भी ज़रूरी है। सभी के पहुंच में नहीं होता है इंटरनेट। बहुत से लोग अभी भी इंटरनेट से काफ़ी दूर हैं। गांव खेड़े में ग्रामीण बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। ई शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना काफ़ी हद तक कम लागत वाली होती है क्योंकि छात्रों को पुस्तकों और किसी दूसरे स्टडी मटेरियल पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। ये तो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ है कि भाई
मटेरियल में तो नहीं, इंटरनेट पर ज़रूर पैसा खर्चा करना पड़ता है। साथ में डिसिप्लिन भी ज़रूर चाहिए, ये नहीं कि आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ई शिक्षा में भी आपको डिसिप्लिन बनाए रखना होगा, ठीक है, नहीं तो आपकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगी। ई शिक्षा के पर्यावरण की दृष्टि से से भी लाभदायक है। पर्यावरण पर भी काफ़ी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा इस शिक्षा का, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताब के बजाय वेब आधारित ऐप और पोर्टल के पर स्टोर किया जाता है। तो किताबों, आप तो जानते हैं कागज़ पेड़ों से बनता है, तो कागज़ पे भी खर्च कम होगा, कागज़ कम बनेंगे, कागज़ का खर्च कम होगा तो पेड़ों की कटाई भी कम होगी। ये तो पर्यावरण के लिए अनुकूल स्थिति का परिचायक है। तो ये बात बहुत अच्छी बात है, ये पर्यावरण के लिए तो बहुत अच्छा है ये। ई शिक्षा इंटरनेट और कंप्यूटर कौशल का ज्ञान विकसित करता है, जो विद्यार्थियों को अपने जीवन और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। ई शिक्षा के माध्यम से छात्र नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम भी आजकल भी नए कौशल सीख रहे हैं। मैंने भी पाइथन लैंग्वेज सीखने की काफ़ी मैंने कोशिश की, अभी भी सीख रहा हूँ मैं। ई शिक्षा की राह में चुनौतियाँ क्या हैं? तो ये आत्म अनुशासन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ई शिक्षा की राह में क्या क्या चुनौतियाँ हैं जब मैं विशेषताएं बता रहा था। आत्म अनुशासन, अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी ई शिक्षा की मोड़ में जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। छात्र बिना किसी शिक्षक, मैं कह रहा हूँ ना, अभिभावक, टीचर, बच्चों, सबका सरकार का सबका सहयोग चाहिए, बिना उसके ये कामयाब नहीं हो पाएगा। छात्र बिना किसी शिक्षक सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं पॉइंट आपको काफ़ी हद तक समझाना चाहूँगा। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आने वाला जो समाज है जिनके साथ उनको रहना है, उसको उसकी आदत उनको पड़ती है। और जब बच्चे अकेले पढ़ेंगे, अकेले रहेंगे, तो उनको बाकी आने वाले समय में समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उनको समाज के साथ रहना है, कैसे मिलजुल कर रहना है, उसकी आदत नहीं पड़ेगी। एक ग्रुप जो स्टडी है, जो एक समाज के साथ जो चलने की जो कला है, वो नहीं सीख पाएंगे, जो कि वो स्कूल में सीखते हैं, छात्रों के बीच रह के सीखते हैं कि भाई मतलब कि बच्चों से आपस में इंटरेक्ट कैसे करना है। शेयरिंग केयरिंग का जो मॉडल है वो मतलब कि शेयर करना और केयर करना एक दूसरे की, और किस तरह से सबको मिलकर चलना है, एक संगठन की शक्ति क्या होती है, ठीक है। तो ये सब वो नहीं सीख पाएंगे। तो जिस समाज के साथ आगे उनको रहना है, जो जिस समाज के वो नागरिक बनने वाले हैं, उस समाज में एक दूसरे से कैसे व्यवहार करना है वो नहीं सीख पाएंगे, जो कि स्कूलों में वो सीखते हैं। खराब इंटरनेट कनेक्शन और पुराने कंप्यूटर पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं। तो मैंने कहा था आपको कि काफ़ी संगठनात्मक चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए, और जो संरचनात्मक चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए। भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है, ये भी कमोवेश अपने जो दूर दराज के इलाके हैं, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, काफ़ी गांव खेड़े के इलाके हैं, वहाँ पे अभी इंटरनेट व्यवस्था काफ़ी अच्छी नहीं है। वर्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना मुश्किल होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आत्मानुशासन डिसिप्लिन वाला बच्चा कर सकता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत व्यवस्था का अभाव है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि सरकार की जो व्यवस्था थी, हर घर बिजली योजना और सौभाग्य जो योजना है, उसके थ्रू गांव-गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है, और इंटरनेट कनेक्शन भी भारत नेट के माध्यम से जो व्यवस्था थी, योजना थी, उसके अनुसार पहुंचाई जा रही है। लेकिन पूरी तरह व्यवस्था उतनी ज़मीनी स्तर पे ठीक नहीं हुई है कि ई शिक्षा को अभी इतना सुगम बनाया जा सके, उसके लिए काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें कोई कमियां हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई नए टॉपिक्स हों जिन पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो उन टॉपिक्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं आप, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उन पर वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो आपके लिए एक नया वीडियो लेके आता रहूँगा मैं। सो फ्रेंड्स, टेक केयर।